हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में जाना। वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए 3 विधियां जानी। उन एक विधि उसमें से हमने पढ़ी थी ग्राफीय विधि, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। दूसरी विधि थी सदिश फलन द्वारा। तो आज हम उसी को जान रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए क्या क्या जाना था। पहली विधि कौन सी थी? ग्राफ विधि फर्स्ट, जिसमें हमने क्या जाना? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना। दूसरी विधि क्या थी? सदिश फलन द्वारा, सदिश फलन द्वारा, जिसके लिए हम अब व्यक्त कर रहे हैं इसको। इसका क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम किसे जानेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा इसे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। शब्दों को इंग्लिश में अवश्य पहचानो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम किस चीज से रिप्रेजेंट करने वाले हैं बेटा? ई से। तो आज हम जानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानने से पहले में एक चीज और जाननी होगी, वो होगी कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश। इसे और हमें पहले समझना होगा, तब हम इस हेडिंग को अच्छी तरह समझ पाएंगे। परीक्षण आवेश इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज। टेस्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। टेस्टर को देखा होगा, लगाते हैं अपन, एक छोटा सा बल्ब जल जाता है, तो टेस्टिंग के लिए वहां प्रयोग कर रहा है, उसे टेस्टिंग चार्ज कहेंगे। तो परिभाषा क्या होगी? वह न्यूनतम आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। क्या कहा इसकी परिभाषा? वह न्यूनतम आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। टेस्ट चार्ज यानी इससे करंट नहीं लगेगा, इस आवेश से केवल हम परीक्षण करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वह न्यूनतम आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। क्यों जीरो से व्यक्त करेंगे बेटा इसे? क्या कहा? वह न्यूनतम आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, जिसका वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? लगभग शून्य, नगण्य, उसे हम क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब परीक्षण आवेश समझ गए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे आप इसकी परिभाषा पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, किसी वैद्युत क्षेत्र में, पहले हमें वैद्युत क्षेत्र में जाना पड़ेगा तभी तो बल लगेगा, कि यहां से यहां तक हमें करंट लगने की संभावना है, तो उसे हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। किसी वैद्युत क्षेत्र में कौन सी आवेश पर? अब हम तो जाएंगे नहीं, क्यों? हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए युक्तियां बनाएंगे, उनसे करेंगे, तो हम परीक्षण आवेश ले जाएंगे उसमें क्षेत्र में। तो उस पर क्या लगेगा? या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक समझ ही गए होंगे बेटा। ऊपर किसका मात्रक रखेंगे? बल का। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, या एक मात्रक और मिलने वाला है आगे, वोल्ट प्रति मीटर। कहां से आया वो हम आगे जानेंगे, जब हम आगे एक तीसरी विधि पढ़ाएंगे ना, अदिश फलन द्वारा, तब वहां आएगा वोल्ट पर मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट। जब मात्रक निकाल लिया तो अगली हेडिंग, अगली बात आती है विमीय सूत्र। सामान्य चीजें बेटा, ये तो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी। विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर पढ़ा, नहीं पढ़ा तो उसे देखो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, इसी लिंक पे मिल जाएगा आपको। तो विमीय विश्लेषण, तो इसके विमा, बल की विमा ml की पावर -2, वो आवेश की विमा 80। On solving we find ml की पावर -3 a पावर
अब हमें ये बतानी है राशि कैसी है, तो आंसर है यह राशि कैसी है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, ये लिखा सदिश फलन, तो राशि है सदिश। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश है तो इसकी दिशा होगी, इसकी क्या होगी, दिशा। किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें हमने धन आवेश के कारण बल है तो क्षेत्र की दिशा में होगा बल और क्षेत्र, तो वो हम आगे जानते जाएंगे। क्षेत्र में धन आवेश के कारण जो क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर, ऋण आवेश के कारण बल क्षेत्र होगा वो कहाँ की ओर, अंदर। अगर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू के कारण जो क्षेत्र आएगा वो कहाँ की ओर आएगा, बाहर की ओर। और माइनस क्यू है तो बल जो क्षेत्र आएगा वो कहाँ की ओर आएगा, अंदर। पीछे हमने पढ़ा क्षेत्र रेखाएं धन आवेश के कारण बाहर की ओर और ऋण आवेश के कारण अंदर की, तो वही चीज यहाँ पर है। तो सदिश राशि है ये, इसकी दिशा होगी, इसीलिए से हमने सदिश फलन द्वारा व्यक्त किया। अब क्वेश्चन उठता है, अगली इसी का भाग आता है, एक बिंदु आवेश के कारण, हेडिंग है अगली, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ऑन ए पॉइंट, एक बिंदु पर, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाने बेटा इसको। जी हमने एक आवेश ले रहा है, माना कि एक आवेश है प्लस क्यू कूलाम आवेश बिंदु ओ पर रखा है, माना कि प्लस क्यू कूलाम आवेश कहाँ रखा है, बिंदु ओ पर रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। माना कि प्लस क्यू कूलाम आवेश बिंदु ओ पर रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। एक बिंदु क्या है, पी है, इस बिंदु पी पर किसकी गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कितनी डिस्टेंस पर ली, आर दूरी पर। याद करो बिंदु पर, तो ये बिंदु लिया, बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश है, आर दूरी पर क्या ज्ञात करनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी, तीव्रता। माना कि प्लस क्यू कूलाम आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के, लकड़ी, कागज, हवा, निर्वात, पानी, किसी माध्यम में तो रखा ही होगा ना, माध्यम पर निर्भर करता है बल, ठीक है। उससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, इस बिंदु पी पर किसकी गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र। अब तीव्रता जब ही निकलेगी जब बल लगेगा, तो बल को पहचानने के लिए माना कि इस बिंदु पर परीक्षण आवेश कितना है, Q0, तब Q0 पे पहले क्या निकालेंगे, बल, प्लस Q के कारण परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल निकालो बेटा। वैद्युत बल क्या आएगा, F बराबर कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एक आवेश Q, दूसरा आवेश Q0, बीच की दूरी का वर्ग R स्क्वायर। जहां क्या क्या चीजें हैं, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युत शीलता, के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, परावैद्युतांक। ये बना अपना समीकरण 1 डाल दिया। दिशा होगी इसकी, किसकी दिशा, F की दिशा क्या होगी, जे प्लस लिया, यह भी प्लस, प्रतिकर्षण, तो बल कहां को लगेगा, बाहर की ओर। दिशा क्या होगी, O से P की ओर, ठीक है ना। आगे इतनी बात, बल निकाल लिया, कूलाम का नियम लगाया, सब चीजें स्पष्ट हैं। और एक चीज बता दें, कितने का मान भी जानते हैं, 9/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। चलो
अब क्या करेंगे, Q0 पर बल, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, E बराबर F अपॉन, कहां से आया, अरे ये लिखा बेटा, F अपॉन Q। रखो समीकरण 1 से F का मान रखने पर रखो E बराबर 1 अपॉन, ये मान कितना है Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0 से Q0 बन गया तीव्रता का फार्मूला Q अपॉन R स्क्वायर। इसकी भी दिशा पता चल जाएगी तुम्हें, ये तो धनावेश के कारण धन है तो बाहर की ओर जाएगी, अगर ये ऋण होता तो फिर अंदर की ओर जाती। तो तीव्रता की दिशा क्या हो गई इसकी, O से P की ओर। अगर निर्वात होता तो निर्वात के लिए या वायु के लिए के बराबर हमने जाना है 1, पीछे याद करो, परावैद्युतान निर्वात वायु के लिए के बराबर 1, तो यही फार्मूला E0 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन MKS में है जे इन MKS। अगर ये CGS होता, CGS पद्धति में हम इसको क्या लिखते, E0 बराबर इतने का मान 1 हो जाता, Q अपॉन R स्क्वायर हो जाता, क्या इसका मान 1 होता। MKS में जहां 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर हम बात करें CGS में, तो CGS में क्या हो जाता, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1, बल का डायन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्थिर कूलम स्क्वायर। सो ये फार्मूला CGS में, ये फार्मूला काहे में है, इन CGS, ये फार्मूला है इन MKS। बेटा ओके, क्लियर, इतना कंप्लीट कर लें, तैयार कर लें, ठीक है ना। और इसको कंप्लीट करने के पश्चात अगली हेडिंग होगी, तीसरी विधि हमारी जो चल रही है कौन सी होगी, अदिश फलन द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, थैंक यू।